Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about UNSC resolution number 1540, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो क्या है यूएनएससी रिजोल्यूशन नंबर 1540? पहले इसको समझते हैं। देखिए, ये रिजोल्यूशन साल 2004 में लाया गया था। इसको हम अभी फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फिर से न्यूज़ में आया है। इस रिजोल्यूशन का कंटेंट क्या है वो देखते हैं। एज पर दिस रिजोल्यूशन, ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन शैल रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी फॉर्म ऑफ सपोर्ट टू नॉन स्टेट एक्टर्स that attempt to develop, acquire, manufacture, purchase, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery in particular for terrorist purpose. तो सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इस रिजोल्यूशन के हिसाब से, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं, वो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे कि किसी भी गैर सरकारी संस्थान को केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी उनके हाथ ना लग जाए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, या फिर इन तरह के इक्विपमेंट्स या वेपन्स को डिलीवर करने का, यानी कि मिसाइल्स वगैरह इनके हाथ में ना लग जाए। ये मेन गोल रहेगा एज पर दिस रिजोल्यूशन। तो आई होप द स्टेटमेंट ऑफ दिस रिजोल्यूशन इज़ क्लियर कि सारे देश इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में, नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन्स या उसको डिलीवर करने वाले मशीन्स उनके हाथ में ना लगें। इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा और इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए हर एक मेंबर देश अपने अपने देश में इफ़ेक्टिव कानून बनाएंगे, अप्रोप्रिएट मेजर्स लेकर के आएंगे ताकि नॉन स्टेट एक्टर्स को या टेररिस्ट ग्रुप्स को ये बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ ना लगे। और 2004 में ये रिजोल्यूशन लाया गया और इसी के हिसाब से फिर 2005 में, इन 2005, भारत सरकार ने एक कानून बनाया। बिकॉज दिस resolution itself required every member country to form a law in their respective territory in order to give effect to this particular resolution. तो भारत सरकार ने जो कानून बनाया उसका नाम था Weapons of Mass Destruction and Their Delivery System Prohibition of Unlawful Activities Act 2005 that was brought in order to fulfill obligation under resolution number 1540 of UNSC. अब करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये तो 2004 का रिजोल्यूशन है। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि हाल फिलहाल में इस रिजोल्यूशन पे चर्चा करते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया के जो स्पेशल मिशन काउंसलर हैं ए अमरनाथ साहब, उन्होंने इस रिजोल्यूशन का जिक्र किया, यूएनएससी रिजोल्यूशन नंबर 1540। उसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पूरे दुनिया भर को इस पे ध्यान से सोचने की ज़रूरत है कि यूएनएससी रिजोल्यूशन नंबर 1540 का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। आखिर कोविड-19 पैंडेमिक को उन्होंने रिजोल्यूशन नंबर 1540 से जोड़ा कैसे, वो ज़रा समझते हैं। देखिए, एक बात आप सबको पता है कि कोरोना वायरस एज ए पैंडेमिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान लैब और वुहान सिटी ऑफ चाइना। अभी वुहान सिटी ऑफ चाइना में एक इस तरह के भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि चाइना ने वहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने का लैब सेटअप किया हुआ है। ये एलिगेशंस हैं, ये एक इस तरीके का आप समझिए प्रोपेगेंडा कह लीजिए, या आप समझिए कि एक आइडिया है जिसको सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सका अभी तक। तो इसी बात को इनडायरेक्टली कहते हुए, ही डिड नॉट मेंशन चाइना डायरेक्टली बट ही वॉज ऑब्लिकली रेफरिंग टू द मिस्ट्री एसोसिएटेड विद द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक, कि आखिर क्या कारण है कि वुहान सिटी में दुनिया भर के देशों को पहले से लग रहा था कि चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने वाला लैब सेटअप किया और वुहान से ही ये पैंडेमिक स्टार्ट भी होता है। और पूरे दुनिया भर में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चलती है कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इट डिड नॉट स्टार्टेड फॉर नेचुरल रीजन्स, इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ए मिसहैप, because of an accident that happened in the microbiology lab of Wuhan which was established to develop biological weapons। तो इस तरीके से ए अमरनाथ साहब ने रिजोल्यूशन नंबर 1540 ऑफ यूएनएससी को जोड़ दिया
विथ कोविड-19 पैंडेमिक, और इस कारण से हाल फिलहाल में न्यूज़ में है। चूँकि ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में आ गया है यूएनएससी रिजोल्यूशन नंबर 1540, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले प्रीलिम्स में चाहे यूपीएससी हो या एपीएससी हो, ये सवाल पूछा जा सकता है रिगार्डिंग यूएनएससी रिजोल्यूशन नंबर 1540। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूरोपियन यूनियन बैन ऑन बाइंग रशियन ऑयल। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बात तो आप सबको पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि रसिया इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑयल एंड नेचुरल गैस एट लार्ज स्केल। और जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, दे हेविली डिपेंड ऑन रशियन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर मीटिंग देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर रिपोर्ट मानी जाए तो इसके हिसाब से द इंटायर यूरोप was the destination for nearly half of the Russian's crude and petroleum product। सिर्फ यूरोप में ही 50% तक रसिया अपना पूरा का पूरा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बेचता रहा है बिफोर रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई, कोइंसिडेंटली आज के दिन ही ये रसिया यूक्रेन लड़ाई के 100 दिन पूरे हुए हैं। तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले तक 2021 का डाटा है कि यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टेड अबाउट 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल इन 2021। तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर है। उसमें भी जर्मनी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता रहा है रसिया से। जर्मनी एज ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज़ बॉट मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया। यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी दिखा रखा है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर क्रूड ऑयल ऑन रसिया। तो कुछ देश तो जैसे पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, they are from about 75 to 100% dependent on Russian natural gas and crude oil for meeting their energy needs। अभी जब से ये रसिया ने वॉर डिक्लेयर किया है यूक्रेन के ऊपर, तब से यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड टू पुट सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस ऑन रसिया एंड कट डाउन देयर ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया। अब चूंकि इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है तो एकाएक से तो अगर ऑयल इंपोर्ट को वो कट डाउन कर देंगे तो यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी पे ही ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑयल या एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो पूरी की पूरी इकॉनमी रुक जाएगी। एंड दैट इज़ वाई दे हैव डिसाइडेड टू कट डाउन इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल इन अ फेज्ड मैनर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इन द वेक ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, European Union has decided to phase out Russian crude oil. They did not decide to stop completely in one go, but they have decided to phase out। धीरे धीरे कम करेंगे। अभी करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि अब यूरोपियन यूनियन ने पूरा का पूरा प्लान रिलीज़ कर दिया है कि किस तरीके से धीरे धीरे वो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी रसिया के ऊपर से कम करेंगे। तो एज पर दिस प्लान 90% ऑफ द रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट विल बी कट डाउन बाय द एंड ऑफ 2022। तो जितना भी वो क्रूड ऑयल खरीदते हैं 90% तक उसको कम कर देंगे 2022 के अंत तक। उसके अलावा और भी कई सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कट ऑफ रसिया का के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस को और इफेक्टिव बनाने के लिए, वहाँ के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको पैरालाइज करने के लिए स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का जो बेनिफिट है वो रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने से मना कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम क्या है ये मैं डिटेल में पहले करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आपको अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद आ रहा है तो लेट मी नो, मैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसको रिवीजन के तौर पे करा दूंगा। तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, एक देश से दूसरे देश में जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उस केस में एक तरह का मैसेजिंग सिस्टम है। तो जैसे हमारे देश में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना है तो मैसेज आता है ना कि दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड और डेबिटेड। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना हो तो फिर इस तरह का मैसेज तो नहीं आएगा। वहाँ पे एक स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रोल में है, वो इस्तेमाल होता है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। और रसिया के कई सारे जो बैंक्स हैं, खासकर जो उसका सबसे बड़ा बैंक है SBR बैंक, उसके स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन ने बंद कर दिया है ताकि रसिया की इकॉनमी पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव असर पड़े। उसके अलावा ह्यूमन राइट वॉयलेशन करने वाले जितने भी रसिया के इंडिविजुअल्स हैं, लीडर्स हैं, उनके ऊपर कई सारे सैंक्शंस के उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। मान लीजिए कि आप रसिया में रहते हैं, आपका कोई बैंक अकाउंट है यूरोप में,
और आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने। कई सारे और बैन्स लगाए, जैसे कि यूरोप बेस्ड जो भी इंश्योरेंस एजेंसी है, फाइनेंसिंग एजेंसी है, ब्रोकर ग्रुप्स हैं या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये कोई भी कंपनियां रसियन तेल बेचने वाली कंपनियों को अपना कोई भी सर्विस नहीं देंगे। सो दिस इज हाउ अ रेंज ऑफ limitations have been put on Russia for its attack on Ukraine and this limitations have been brought by European Union. अब इसमें इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाउ इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड टू दिस करेंट सिनेरियो। एक बात तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने रसिया के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किया है आफ्टर रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड। तो ज़्यादातर जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने रसिया के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिया है। यू कैन सी यूएस, कनाडा, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, दे हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन रसिया। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि इंडिया हैज़ नॉट इम्पोज एनी सच सैंक्शंस ऑन रसिया। हाउ इंडिया हैज़ बिन रिस्पॉन्डिंग टू द सिनेरियो, उल्टा सैंक्शंस लगाने के बजाय इंडिया ने बल्क बाइंग शुरू कर दी है रसिया से। इंडिया हैज़ बिन बाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ गेटिंग सच क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है रसिया, क्योंकि रसिया को देखो उसका ऑयल यूरोपियन यूनियन खरीद नहीं रहा है जो उसका मेजर बायर था। तो रसिया नीड्स सम अदर बायर्स एंड इंडिया इज़ देयर टू कंपनसेट फॉर द लॉस। लेकिन इंडिया इज़ बाइंग द रसियन ऑयल एंड नेचुरल गैस एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो इंडिया को डबल फ़ायदा हो रहा है। देखो एक तरफ तो देखो रसिया की सप्लाई बंद होने के कारण यूरोपियन यूनियन सप्लाई रसिया से लेने से बंद कर दिया है, उस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए थे, जिस कारण से इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन आ रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अब डिसाइड किया कि हम रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, दैट टू एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो रसिया हमें क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा रहा है एट ए डिस्काउंटेड प्राइस समवेयर क्लोज टू $30 to $35 पर बैरल। अब ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड सैंक्शंस लगा रहा है रसिया के ऊपर, लेकिन इंडिया इज़ बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, ये इंसिडेंट को आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में टू प्रूव कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन गोल ऑफ एनी कंट्री इज टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट। तो मोरल ऑब्लिगेशंस एंड ऑल कम क्वाइट लेटर। अभी देखिए इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है इफ़ इंडिया गेट्स क्रूड ऑयल एट ए डिस्काउंटेड प्राइसेस, और इंडिया उस नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए करंट सिनेरियो में भी व्हेन इंटायर वर्ल्ड इज ब्लेमिंग रसिया फॉर इट्स वॉर ओवर यूक्रेन, इंडिया इज बाइंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया एट डिस्काउंटेड प्राइस। The next article is about Puri Heritage Corridor project and this topic is important from our syllabus GS paper 1 culture point of view। तो सबसे पहले पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। उड़ीसा सरकार ने 2019 में ये पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका मेन पर्पस था कि पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके आसपास के एरिया को इस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि एक ये मेजर सेंटर ऑफ टूरिज़्म के तौर पर डेवलप हो जाए इंडिया के अंदर। और इसके लिए जगन्नाथ टेम्पल के आसपास के कॉरिडोर्स में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करना था। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब शुरू हुई जगन्नाथ टेम्पल के आसपास उड़ीसा के अंदर पुरी में, तो इसको लेकर के कई सारे चैलेंजेस खड़े हो गए। फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के दौरान कई सारे इस तरह के पिट्स बनाए गए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू की गई विद इन 100 मीटर ऑफ द टेम्पल बाउंड्री, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परमिशन लिए बिना ही ये स्ट्रक्चरल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई। और एनी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस या नेशनल हेरिटेज वाला कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने से पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होता है, जो इस केस में उड़ीसा सरकार ने लिया नहीं। और इसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा सरकार के इस प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगा दिया। उसके अलावा कई सारे जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी कि दिस पर्टिकुलर हेरिटेज प्रोजेक्ट इज़ अगेंस्ट और इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट, और ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को फिर एक्सेप्ट कर लिया। न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पे अपना फैसला सुनाएगी। द सुप्रीम कोर्ट विल प्रोनाउंस ऑर्डर्स टुडे ऑन द पिटीशन अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन अराउंड जगन्नाथ टेम्पल। तो क्या फैसला आएगा वो हम कल देखेंगे, लेकिन आज इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर
पुरी जगन्नाथ टेम्पल का जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है वो एक बार देख लेते हैं। तो जीएस पेपर 1 में ये हमसे पूछा जा सकता है। तो जगन्नाथ टेम्पल इज इन पुरी विच इज ऑल्सो नोन एज वाइट पगोरा। ध्यान रखिए, कोणार्क टेम्पल ऑफ सन इज नोन एज ब्लैक पगोरा। तो ब्लैक पगोरा और वाइट पगोरा में कंफ्यूज मत होना। पुरी यहाँ है, इससे थोड़ी दूर पे कोणार्क है। कोणार्क में है ब्लैक पगोरा जो सन टेम्पल भी है, और पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल जिसको हम लोग वाइट पगोड़ा कहते हैं। तो जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज यमनिका तीर्थ। इसको यमनिका तीर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिंदू सभ्यता संस्कृति में माना जाता है कि यम राज का भी पावर यहाँ आकर के ख़त्म हो जाता है। द पावर ऑफ यम द गॉड ऑफ डेथ हैज़ बीन नलिफाइड इन पुरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। दिस टेम्पल जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज़ वन ऑफ द 4 धाम, यानी कि 4 जो सबसे पायस या सैक्रेड जगह माने जाते हैं, 4 पिलग्रिम्स जो सबसे सैक्रेड माने जाते हैं हिंदू बिलीव्स में, उसमें से एक है ये जगन्नाथ पुरी टेम्पल। तो जो 4 धाम में एक है बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका, तीसरा पुरी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चौथा रामेश्वरम। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 4 जो हैं उनको 4 धाम कहा जाता है हिंदू धर्म के अंदर। और माना जाता है कि किसी भी एक पायस हिंदू को इन 4 जगहों को एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, वंस इन देयर लाइफ टाइम। अभी जगन्नाथ पुरी टेम्पल की अगर बात की जाए तो आइडल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जो यहाँ पे है दैट इज़ मेड अप ऑफ वुड। और ये जो टेम्पल है जगन्नाथ पुरी टेम्पल, इट इज़ बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन 12th सेंचुरी बाय किंग अनंत वर्मन देव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। पुरी जगन्नाथ टेम्पल में सबसे जो खास बात होती है साल में एक बार, वो होता है पुरी जगन्नाथ टेम्पल रथ यात्रा। तो लॉर्ड जगन्नाथ का जैसे कि मैंने आपको बताया जो आइडल है वो वुड का बना है। एंड दिस टेम्पल इज़ फेमस फॉर एनुअल रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल। इसमें होता क्या है कि लॉर्ड जगन्नाथ अलॉन्ग विथ बालभद्र एंड सुभद्रा आर इलेबोरेटली डेकोरेटेड। ठीक है, तो ये लॉर्ड जगन्नाथ और उनके सिबलिंग्स बालभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की मूर्ति है वहाँ पे, वुडन मूर्ति है, और इसको अच्छे से सजाया जाता है। पूरी टेम्पल रथ यात्रा के दौरान साल में एक बार होता है। और उसमें क्या किया जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ और उनके बालभद्र सुभद्रा के इस आइडल को फिर लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से निकाल करके एक दूसरे टेम्पल में जो जिसको नाम है टेम्पल ऑफ क्वीन गुंडीचा, वहाँ ले जाकर के रखा जाता है 9 दिनों के लिए। माना जाता है कि क्वीन गुंडीचा इज एन आंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र, लॉर्ड सुभद्रा। तो इनकी मूर्ति को निकाला जाता है 9 दिन के लिए, जा करके क्वीन गुंडीचा के टेम्पल में रखा जाता है, फिर 9 दिन बाद ला करके रख दिया जाता है। तो मतलब अपने आंट के प्लेस को ये लोग विजिट करते हैं साल में एक बार, और उसी को फिर लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल रथ यात्रा के तौर पे मनाया जाता है इन द सिटी ऑफ पुरी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए क्या है करंट न्यूज़। तो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है। दिस देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरिस। तो नैनीताल में देवस्थल में एरिस का ये देवस्थल कैंपस है। देवस्थल कैंपस में ऑलरेडी 2 ऑब्जर्वेटरीज लगे हुए हैं। ऑब्जर्वेटरीज मतलब जिनका इस्तेमाल किया जाता है सेलेसियल बॉडी जैसे कि स्टार्स वगैरह को ऑब्जर्व करने में। वहाँ पे एक तीसरा टेलीस्कोप लगाया जा रहा है, कमीशन किया जा रहा है। उस टेलीस्कोप का नाम है इंटरनेशनल लिक्विड mirror telescope. So this international liquid mirror telescope is being established in Devasthal Observatory of Aries in Nainital. और इस इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की मदद से कई सारे सेलेसियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉयड्स, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस एंड अदर सेलेसियल बॉडीज विल बी ऑब्जर्व्ड। इसको स्टैब्लिश किया जाएगा एट अ हाइट ऑफ अबाउट 2400 मीटर इन द हिमालयन रीजन्स। और ये जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, इट इज़ द ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ऑपरेशनल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी ये कमीशनिंग इसकी शुरू हुई है अभी से, जून महीने से। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक इसकी कमीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा बाय अक्टूबर। एंड विद दिस इट विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप।
क्या होता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, वो भी ज़रा समझिए। देखिए, इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टिव लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है जो रिफ्लेक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जिसको देवस्थल में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो इसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक रिफ्लेक्टिव लिक्विड है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन कर सकता है। अब इसको कैसा, इस मरकरी को ऐसे गोल गोल घुमाया जाएगा एट ए कांस्टेंट स्पीड, ऐसे इसको गोल गोल घुमाया जाएगा। तो गोल गोल घुमाने से कैसा होगा कि इसका पैराबोलॉइड शेप हो जाएगा, इस तरीके का पैराबोलॉइड शेप हो जाएगा। पैराबोलॉइड शेप होते के साथ क्या होगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ टेलीस्कोप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मरकरी इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिफ्लेक्टिव मिरर। तो मरकरी की बेसिस मदद से ये रिफ्लेक्टिव लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया गया है। इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाएगा और गोल गोल घुमाने के साथ ही ये पैराबोलॉइड शेप में आ जाएगा और इट विल हेल्प इन और इट विल एक्ट एज अ मिरर टेलीस्कोप। और ये दुनिया का पहला ऐसा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होगा जो हमारे देश इंडिया के देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में लगाया जाएगा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैनीताल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट तमागोची जनरेशन। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है तमागोची जनरेशन, उसको जरा समझते हैं। उसको समझने से पहले जरा देखिए, हाल फिलहाल में एक बुक लिखी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय डिज़ाइन। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय कैट्रियोना कैम्पेल हु इज़ अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम ब्रिटेन। और कैट्रियोना कैम्पेल इस बुक में लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय डिज़ाइन वाली बुक में लिखती हैं कि लगभग 50 सालों बाद से पीपल विल प्रेफर टू हैव डिजिटल ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि लोग प्रेफर करेंगे उनके डिजिटल बच्चे हों रादर देन रियल किड्स। तो फिर वो ये भी लिखते हैं कि माना जा सकता है कि अभी जो लोग अभी टीन एज में हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को डिजिटल फॉर्मेट में उनके साथ खेल रहे होंगे रादर देन रियल ग्रैंड चिल्ड्रेन। और उस जनरेशन को कहा जाएगा तामागोची जनरेशन। दिस विल बी तामागोची जनरेशन। This is what Catriona Campbell writes in her book Artificial Intelligence by Design। अब ये तामागोची जनरेशन क्यों इसको नाम दिया गया वो भी ज़रा समझेंगे, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा इन द मेटावर्स। मेटावर्स में ऑलरेडी आपको 2-3 दफ़ा करा चुका हूँ, 2-3 दिनों पहले ही कराया था, इसलिए मैं आज अभी डिटेल में नहीं बता रहा। मेटावर्स हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। देयर कैन बी अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन, जहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम अपनी अलग दुनिया बना सकते हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं जो पूरी तरह से इस रियल वर्ल्ड की तरह दिखेगा। येट वी विल मूव इन टू अनदर वर्ल्ड वेयर वी विल फील दैट द थिंग्स अराउंड अस आर रियल, दो दे माइट नॉट बी रियल इन रियल सेंस, दे विल बी वर्चुअल। लेकिन वी कैन मूव फ्रॉम दिस यूनिवर्स इन टू मेटावर्स वेयर वी कैन क्रिएट थिंग्स वर्चुअली बट दे विल अपीयर क्वाइट रियल, राइट। तो समझिए कि जैसे आप टीवी देखते हैं, अभी टीवी को ही और ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू दे देने से फिर ये मेटावर्स बन जाएगा, ठीक है। उसको 3D इमेज, साउंड, पिक्चरिंग, टच का फीचर्स सब दे दिया, तो इट विल बिकम अ मेटावर्स। और मेटावर्स में हम अपनी नई आइडेंटिटी बना करके रह सकते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं वैसे नई आइडेंटिटी बना सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। यू कैन हैव अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स। और ये बात आ रही है कि मेटावर्स में पीपल विल हैव their own children also, and over a period of 50 years people will prefer those metaverse children rather than real children, और उनको कहा जाएगा तामागोची जेनरेशन। तो तामागोची नाम कहाँ से आया वो जरा समझिए। देखो 1990s में जापान के अंदर टॉय बनाने वाली एक कंपनी है बैंडाई, उसने एक इस तरीके का टॉय बनाया था, तामागोची टॉय। इस तामागोची टॉय में कैसा है कि इसके बटन को जैसे क्लिक करोगे एंड एग विल कम ऑन द स्क्रीन, और इस एग से फिर क्या है, एक पेट निकल के आएगा, एक ऐसा डॉग टाइप निकल के आएगा, पेट निकल के आएगा। उस पेट को आप पाल सकते हैं अपने रियल पेट की तरह, ठीक है। और फिर उसके साथ आप खेल सकते हैं, उसको भूख लगेगी तो आप खाना खिला सकते हैं, वो कभी बीमार होगा तो मतलब पूरी तरह से वो रियल पेट की तरह एक्ट करेगा। उसको आप जिस तरीके से ग्रूम करेंगे, जो जो चीज़ें खिलाएंगे, उसके बेसिस पे उसका नेचर भी डिपेंड करेगा। तो एक वर्चुअल पेट का कॉन्सेप्ट लाया था तामागोची, ये जो आप टॉय था, क्रिएटेड बाय दिस जापानीज टॉय मैन्युफैक्चरर कंपनी। तो तामागोची टॉय जो वर्चुअल पेट का कॉन्सेप्ट लाया था, उसी से फिर ये नाम ले लिया गया है तामागोची किड्स। अब तामागोची toys became very popular worldwide. They have sold more than 8 crores Tamagotchi toys till day. लेकिन अब Tamagotchi kids
की बात चल रही है इन द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स वेयर वी विल हैव वर्चुअल किड्स. यू कैन प्ले विद देम, यू कैन टच देम, you can groom them the way you want, you can talk to them. So how Tamagotchi kids would feel like? So Tamagotchi kids से आप बात भी कर पाएंगे, वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी देंगे एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स. वो धीरे धीरे दे विल ग्रो ओल्डर ऑल्सो, दे कैन, यू कैन टॉक टू देम ऑल्सो, यू कैन टच देम ऑल्सो बाय यूजिंग हाई टेक ग्लोव्स. ठीक है, so you can have that feeling of cuddling them and playing with the offsprings. All such real feels could be developed or got from the Tamagotchi kids, which will be only in the virtual world, yet they will give you the real feel. ऐसा नहीं है, इसमें आर्टिकल में ये भी बोला गया कि व्हाट्स रॉन्ग विद द रियल किड्स. ऐसा नहीं है कि रियल किड्स होने बंद हो जाएंगे, रियल किड्स भी हो सकते हैं फॉर दोज हु वांट टू हैव रियल किड. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द रियल किड्स, बट द Tamagotchi और द मेटावर्स वर्जन ऑफ किड्स विल बिकम मोर पॉपुलर एज पर दिस साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मेटावर्स इज द इनएविटेबल फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट एंड मैनकाइंड. तो इनका मानना है कि देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल किड्स ओवर रियल किड्स. फॉर एग्जांपल द वर्चुअल किड्स के ब्रिंगिंग अप में कोई कॉस्ट नहीं है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट, दे कंज्यूम वेरी लेस रिसोर्सेज. तो दुनिया भर में जो फूड शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है विद वर्चुअल किड्स. Tamagotchi जनरेशन, क्योंकि लोगों के जो बच्चों होने का जो शौक है वो भी पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ जो पॉपुलेशन राइज या पॉपुलेशन ब्लास्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगे विद दिस Tamagotchi जनरेशन. मैं जानता हूँ आपको ये आर्टिकल बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के सवाल कभी कभार UPSC साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट में पेपर 3 में दे देता है, इसलिए मैंने इसको कवर कराया है. कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको अमेंडमेंट के बाद दोनों ही बदल दिया गया था. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आस्त्रा माक 1. इट इज़ एयर टू एयर, सो पहला स्टेटमेंट गलत है. इट इज़ सुपरसोनिक, सो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. और अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ड्रिप इरीगेशन से वीड रिडक्शन में काम मदद मिलता है, सॉइल सैलिनिटी को भी रिड्यूस करने में मदद मिलता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था. तो इसी कारण से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमने चुना 1 और 3, और यही UPSC ने भी आंसर दिया था 2016 के जब सॉल्यूशन उन्होंने निकाले थे तब. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.